हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स देखो, एक और सेशन, वन आफ्टर अनदर द सेशंस आर कमिंग। मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुम इन सेशंस का फायदा उठा रहे हो, जबकि मुझे भी तुमसे कुछ शिकायत है। शिकायत ये है कि मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उस तरह से तुम आंसर्स नहीं लिख रहे हो, कमेंट्स में नहीं आ रहे हो, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट नंबर्स भी उतने नहीं दिख रहे जितने की मुझे उम्मीद थी। बिकॉज ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है फॉर हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स, खासकर उनके लिए जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा नहीं है आज तक और जिनको ये तलाश होनी चाहिए कि इस तरह से हम लोग एक क्वालिटी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर सके। मैं कोशिश कर रहा हूं ओके कि तुम्हारे तक पहुंच सकूं, और अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो कोई बात नहीं, जितने सेशंस कर पाएंगे उतने कर लेंगे, नहीं होगा तो किसी और सीरीज की तरह भी मैं आपकी तरफ पहुंच सकता हूं। सो अगर हो सकता है कभी कभी एक बहुत ही ईमानदार कोशिश, एक बहुत ही जरूरी और अच्छी क्वालिटी की कोशिश, जरूरी नहीं है लोगों तक पहुंच जाए। आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। मैं काफी सालों से टीचिंग में हूं, मुझे मालूम है कि आमतौर पे शोर शराबा ज्यादा दूर तक जाता है इंस्टेड ऑफ क्वाइट लर्निंग। सो कोई बात नहीं, अभी के लिए देख लेते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो ये इरादा कुछ ऐसा है कि यूपीएससी, सीएससी, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, जियो साइंटिस्ट, टीडीएस, जहां पर भी राज्य व्यवस्था, जहां भी पॉलिटी के बारे में बात हो रही है, वहां पर हम लोग इस सिचुएशन को समझते हैं कि तुम्हें आज के बाद पॉलिटी की हेडेक नहीं होगी। सो आज हम लोग इस अपॉर्चुनिटी पे है दैट वी आर नाउ स्टडिंग राइट सेशन नंबर 16, और आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनफैक्ट इस पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, और कई बार ज्यादातर एस्पिरेंट्स इस टॉपिक से कंफ्यूज रहते हैं। सो इससे पहले कि आज स्टार्ट करते हैं कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स है। सो अनअकैडमी को अब मैंने आपको पहले ही बताया था प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो द प्राइसेस हैव इंक्रीज टू 29,999, लेकिन हमारे न्यू कोर्सेज आ रहे हैं। अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, यूज द कोड SEDLIVE एंड जॉइन अस। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, विजेता बैच आ रहा है फॉर यूपीएससी सीएससी 2025। टॉप एजुकेटर्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस, मेंटरशिप, सब कुछ होगा, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग सेशन। जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, और तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मुझे कुछ भी तुम्हारे साथ शेयर करना होगा, आई विल बी हैप्पी टू टीच यू। मेरे कोड का नाम है SEDLIVE, SIDLIVE। इस कोड को यूज कर लो और इस कोड के अनुसार तुम उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें सिर्फ SEDLIVE यूज करना है और तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नाउ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लेकिन ये इतना इजी है नहीं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार स्लाइड पे दिखा दूं तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू अप्रोच इट जैसा कि एक क्लासरूम में समझाया जाता है। सो जब हमारे यहां पर प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है, जब हम लोग प्रेसिडेंट साहब को चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, तो जब प्रेसिडेंट साहब का चुनाव होता है तो वो डायरेक्टली जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं, वो डायरेक्टली उसको इलेक्ट नहीं करते। आमतौर पर जब आप लोकसभा का चुनाव में पार्टिसिपेट करते हो तो आप खुद जाकर मतदान करते हो, आप खुद जाकर इलेक्ट करते हो, वो सांसद बन जाते हैं या फिर विधायक बन जाते हैं। लेकिन सिटीजन्स यानी कि हम लोग नागरिक, हम लोग डायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते इंडिया में। तो जब डायरेक्ट नहीं होता है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो एक मैकेनिज्म से होता है जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। तो एक बार मैं बोर्ड से सामने से हट जाता हूं, तुम इसको लिख लोगे। तो प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, राइट, निर्वाचन आयोग बनाया जाता है। इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखने वाली बात यह है, इलेक्टेड मेंबर्स, केवल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो इस इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं। उसी तरह से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा ऑफ ऑल द स्टेट्स, हर लेजिस्लेटिव असेंबली, संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं,
एज वेल एज सारी विधानसभाओं के, प्लीज रिमेंबर वर्ड इज निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर्स को ही पार्टिसिपेट कराया जाता है। इसमें ऑब्वियसली उन यूनियन टेरिटरीज को भी ले लिया जाता है, उन केंद्र शासित प्रदेशों को भी ले लिया जाता है, जो कि दिल्ली और पुडुचेरी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र है, ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास अपनी विधानसभा है। तो मैं फिर क्या बोल रहा हूं, सब लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में, इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड अप ऑफ, पहले इंग्लिश में बता देता हूं, इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स and the elected members of the legislative assemblies of union territory of Delhi and Puducherry। अब मैं हिंदी में बोल देता हूं, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एज वेल एज जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, इसमें वो दोनों भी आ रहे, दैट इज दिल्ली एज वेल एज पुडुचेरी। ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाता कौन है सर? ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द निर्वाचन आयोग। वेरी गुड। तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तुम्हारी वोटिंग नहीं चल रही, तो वोटिंग किसकी चलेगी? वोटिंग चलेगी इलेक्टोरल कॉलेज की। चलो जी, यहां तक क्लियर हो गया। तो वोटिंग कौन कर रहा है? वोटिंग कर रहा है इलेक्टोरल कॉलेज। इंपॉर्टेंट वर्ड इज इलेक्टेड मेंबर्स। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे सामने रिपीट कर रहा हूं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो मनोनीत होते हैं उनको नहीं किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इसमें वोटिंग करने की। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, यह क्वेश्चन आता है। चलो जी, अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं होता कैसे। तो सपोज कोई राष्ट्रपति इलेक्शन हम अनाउंस करने वाले हैं, तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। अब जो कैंडिडेट्स है, जो उम्मीदवार है, वो अपना अपना नामांकन पत्र, नॉमिनेशन पेपर सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। अब उसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की बात होती है, लेकिन आमतौर पे याद रखना कि 35 साल की एज होनी चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, वो कोई भी लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ऑक्युपाई होने चाहिए, और उनके पास लोकसभा के मेंबर होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं फिर याद बता रहा हूं, मैंने क्या बोला? कम से कम 35 साल की एज होनी चाहिए, देश के नागरिक होने चाहिए, लाभ का पद, कोई भी लाभ का पद, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको उन्होंने ऑक्युपाई नहीं करना चाहिए, और उनके पास लोकसभा, मैंने राज्यसभा नहीं बोला, मैंने पार्लियामेंट नहीं बोला, मैंने लोकसभा के मेंबर बनने की सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वो जैसे ही नॉमिनेशन पेपर भरेंगे, अब यहां पर काम खत्म नहीं हुआ। अब उसी इलेक्टोरल कॉलेज के किन्हीं 50 मेंबर्स को, मैं फिर बोल रहा हूं, वही जो निर्वाचक मंडल बना है, उनके किन्हीं 50 मेंबर्स को उनका नाम प्रपोज करना पड़ेगा, राइट? उनको उनका नाम पेश करना पड़ेगा, और अनदर 50 मेंबर्स, ये नहीं, एक और 50 मेंबर्स, इन 50 मेंबर्स को सेकेंड करेंगे। तो 50 मेंबर्स प्रपोज करेंगे, 50 मेंबर्स सेकेंड करेंगे। तो अगर आप हमारे ये ट्विटर पे देखेंगे तो मोदी जी ने लिखा है, अर्लियर टुडे ए कंपनी लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये क्या हुआ? पिछले राष्ट्रपति चुनाव में ये 50 मेंबर्स जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के निर्वाचक मंडल के थे, उन्होंने नाम प्रपोज किया, और अनदर 50 मेंबर्स उनको सपोर्ट करेंगे। जब तक आप ये 50+50 का फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, आपका नॉमिनेशन पेपर आगे ही नहीं जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये कोई हल्का फुल्का चुनाव थोड़ा है, ये देश के राष्ट्रपति का चुनाव है, हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव है। तो इसको बड़ा सीरियस रखने के लिए इस तरह से एक प्रपोजल, इससे स्क्रीनिंग हो जाती है कि पता चले कोई भी ऐसे उल जुलूल में आके इलेक्शन लड़ने चले जाए। नो, 50 प्रपोजल, कौन है वो? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यार बिल्कुल हेवी वेट होने चाहिए, तब तुम्हारा नॉमिनेशन पेपर आगे जाएगा, ओनली देन तुम्हारा चुनाव हो पाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आमतौर पे जब संसद में वोटिंग होती है किसी भी चीज पे,
किसी भी मोशन पर, किसी भी बिल पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, अविश्वास प्रस्ताव जिसे बोला जाता है, तो पार्टीज एक ऑर्डर इशू करती है जिसको बोलते हैं विप। पार्टीज जो होती है उस विप के अनुसार वो एक हुक्म जारी कर देती है कि जी हमने बोला है तुम यस बोलो, हमने बोला है तुम नो बोलो। ये विप होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा पार्टीज का ऐसा एक पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट हियर इज, सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट द वन सेट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज, वन में आर्ग्यू कि पार्टियों को अपना भी तो काबू रखना है ना। अगर वो अपने मेंबर्स पे काबू नहीं रखेंगे तो कोई भी कहीं भी कुछ भी वोट करने लग जाएगा, सो सरकार स्टेबल नहीं रहेगी, अस्थिर हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में विप इशू करना अलाउड नहीं होता, यानी कि जो भी वोटिंग करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे। अब इसको ही बोला जाता है सीक्रेट बैलेट, यानी कि एक्चुअली स्पीकिंग किसी को पता ही नहीं होता। सो ये गुप्त मतदान होता है, किसी को पता ही नहीं होता। तो अगर मैं इसी से दिमाग लगा लूं तो तुम इससे समझ सकते हो कि जब विप ही नहीं इशू हो रहा, तो कोई हुक्म ही नहीं आया, तो हुक्म की नाफरमानी यानी कि उसको नहीं मानने का या उसको ओबे नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऑटोमेटिकली एंटी डिफेक्शन लॉ लगता ही नहीं है, बिकॉज किसी को पता ही नहीं। अब पता भी होगा तो उसको कोई हुक्म जारी नहीं हुआ, तो जब हुक्म जारी नहीं हुआ तो डिसोबे करने वाली बात ही नहीं है। सो यहां पर जो ये भी एक और बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है कि वोटिंग इन दीस इलेक्शंस विल ऑलवेज हैपन बाय सीक्रेट बैलेट। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, द वोटिंग यहां पर ना सिर्फ इनडायरेक्ट होती है बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है। नाउ इसका मतलब क्या होता है? देखो जी, आप जब वोट करने जाते हो, जब आप लोकसभा या में चुनाव करोगे या विधानसभा का चुनाव करते हो, तो चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ओके, अगर हम लोग अबव अ सर्टेन एज है, 18 साल से ऊपर है, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है और हम लोग और किसी तरह से डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो तुम अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। हर पर्सन का एक ही वोट होता है। लेकिन दैट इज नॉट हाउ इट फंक्शंस हियर। मतलब ऐसा यहां नहीं होता। तो यहां नहीं होता, नो, यहां पर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या होता है यहां पर? यहां होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू। तो यहां पर हर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और एमपी, तुम सोच रहे हो, देखो अल्टीमेटली पावर किसके पास है? अल्टीमेटली पीपल के पास है। लेकिन मुझे डायरेक्टली वोट तुमसे नहीं करवाना। किससे करवाना है? तुम्हारे चुने हुए प्रतिनिधियों से। तो तुम्हारे चुने हुए प्रतिनिधि कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से उनके वोट्स की वैल्यू हो जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो लेट्स से एक एमएलए ऑफ फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के एक विधायक का, एमएलए का मुझे वोट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं करूंगा पहले पूरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को देख लूंगा। लास्ट सेंसस में जो आया होगा जनगणना में, मैं वो वैल्यू ले लूंगा, उसको डिवाइड करूंगा किससे? कि जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स है। इलेक्टेड कीवर्ड यहां पे बार बार क्या आ रहा है? इलेक्टेड मेंबर्स, राइट। फिर उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अनदर 1000 से। मैं फिर से बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स है वो मैं नीचे लिख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस कितने, इंटू 1/1000, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हर उत्तर प्रदेश के एवरी एमएलए ऑफ यूपी का, हर एमएलए ऑफ यूपी का वोट का वैल्यू है। और मेरे को नहीं, अब मुझे महाराष्ट्र का करना है, तो कोई बात नहीं, अब मैं करूंगा एवरी एमएलए ऑफ महाराष्ट्र का। ओके, मैं क्या करूंगा? महाराष्ट्र की पॉपुलेशन लिखूंगा, फिर महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स है, कीवर्ड इलेक्टेड मेंबर्स, इंटू 1/1000। अब जो भी आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, उसको वाई कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जितने एमएलए ऑफ यूपी है, जितने एमएलए ऑफ यूपी है, जितने एमएलए ऑफ महाराष्ट्र है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल दिया कि एमएलए ऑफ महाराष्ट्र 100 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय हर एक का वैल्यू कितना हो गया? 100 इंटू वाई।
जो भी वैल्यू आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूं 100y। मान के चलो यूपी में भी 100 ही थे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय हर एक का वैल्यू कितना आया x, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय x, तो पूरे यूपी की विधानसभा की वैल्यू कितनी हो गई 100x, 100x। पूरे महाराष्ट्र के वैल्यू कितनी हो गई 100y। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे मैं हर एक का कैलकुलेट करूंगा, बिहार का कैलकुलेट किया, सबका कैलकुलेट, इनफैक्ट दिल्ली और पुडुचेरी का भी करूंगा। यहां तक सबको समझना है? तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू निकाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू फर्दर। तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई, तो अब मैंने यूपी का निकाल लिया, इसका 100x आया था, फिर मैंने महाराष्ट्र का निकाल लिया, इसका 100y आया था, किसी और का 100z आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो फोर्थ, सो फोर्थ, सो फोर्थ। इसको मैं टोटल कर लूंगा, तो मेरे पास आ गया टोटल वैल्यू ऑफ MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मेरी बात समझ में आ गई? ये वैल्यू आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? वैल्यू, नंबर्स आ रहे हैं। ये जो भी टोटल है, मैं इसका नाम टोटल रख देता हूं, ओके? ये टोटल है। तुम इस यहां पे ध्यान जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि इसका मतलब है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो भी वैल्यू आती है हर एमएलए की, वो थोड़ी बहुत वेरिएबल आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती? क्योंकि हमारे ये कैलकुलेशन में आ सकती है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल वैल्यू है इसको यहां लिख दूंगा, जो टोटल वैल्यू है उसको मैं यहां लिख दूंगा, और इसको डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी सांसद है, लेकिन कीवर्ड इलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित सदस्य। मैं यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं करूंगा। जो भी वैल्यू आएगी, मान के चलो इसकी वैल्यू z आई, वो हर एमपी की वैल्यू है, हर एमपी के वोट की वैल्यू ये है। मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया? तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर तुमको ये दिख जाएगा। सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच इलेक्टोरेट, मतलब हर वोटर का वैल्यू, ईच एमपी एंड ईच एमएलए वोट हैज अ सर्टेन वैल्यू अटैच्ड टू इट। दिस डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मैंने क्या बोला? इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके, मैंने तुम्हें वहां पे बताया था, वेरिएबल है। फॉर एमएलए नंबर इज डिसाइडेड बाय टोटल स्टेट पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, उसकी विधानसभा में कितने मेंबर्स, विधायक इलेक्टेड है, निर्वाचित होने चाहिए, टू द divided by the number of elected members to the legislative assembly, further divided by 1000 into 1 upon 1000। तो हर स्टेट का आप ऐसे टोटल 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 करते जाओगे। अब द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, अब संसद का क्या है, इज डिसाइडेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ द कंट्री। तुम्हें नहीं भी दिख रहा, मैंने तुम्हें जो समझाया वही है, राइट? जितने एमएलए है उन सबके वैल्यू को टोटल करो, डिवाइड करो बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्य, इसको 1/1000 मत कर देना, राइट? इसको मत कर देना, इसको वैसे ही छोड़ देना। सो द पॉइंट हियर इज, अगर हम लोग पिछले से पिछले जो, तो यहां पर कितने होंगे राज्यसभा के एमपी, ओके, लोकसभा के एमपी, स्टेट असेंबली, इसलिए ये वैल्यू सेम नहीं रहती, ये अलग होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आमतौर पे, तो एक बार तुम्हारे सामने हो जाएगा, द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स वर्कड आउट एज अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट एंड एडेड टुगेदर इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, टू गेट द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रत्येक राज्य के संबंध में गणना किए गए सभी राज्यों के वोटों को, कुल मूल्य को एक साथ जोड़ा गया है, जिसे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। प्लीज रिमेंबर, इसका सिंपल मतलब यह हो गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी सांसद है, सबकी वैल्यू एक ही होने वाली है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के एमएलए की बिहार के एमएलए से और बिहार के एमएलए की अरुणाचल के एमएलए से वैल्यू चेंज होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, या हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दिस कैलकुलेशन। इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आमतौर पे जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, जब हम लोकसभा का चुनाव करते हैं, तो हमारे पास कोई कट ऑफ नहीं है कि यार इतने ही वोट आने चाहिए। तो सपोज 100 वोट्स है और 10 कैंडिडेट्स है, तो किसी को 12 वोट्स मिले, किसी को 15 वोट्स मिले, किसी को 3 वोट्स मिले, किसी को 2 वोट्स मिले, और जो जीतने वाला है उसको 17 वोट मिले। बताओ यार, 17 वोट पे जीत गया। हाँ, अरे इस बात की गेम ही नहीं है ना, हमारी गेम है किसको मैक्सिमम वोट्स मिला वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीत गया। तो हमें एक दूसरे को हराना होता है, कोई नंबर तक नहीं पहुंचना होता, कोई कट ऑफ नहीं होता। लेकिन यहां होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में तुम्हें कोटा अचीव करना होता है, और प्रेसिडेंट साहब का जो कोटा होता है वो 50% +1 होता है। तो इसको ऐसे करते हैं कि जैसे 100 वोट्स है, तो 100 वोट्स है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गए 100। ठीक है, प्रेसिडेंट्स कितने बनने हैं? अरे सर कैसी बात करो, प्रेसिडेंट एक ही बनने, तो हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय कितने प्रेसिडेंट्स? सर n+1 +1। तो प्रेसिडेंट्स कितने बनने वाले? सर एक प्रेसिडेंट +1 +1, तो कितने बनेंगे? 51। तो हमें मिनिमम कितने वोट्स चाहिए? हमें मिनिमम वोट्स चाहिए 51। ये प्रेसिडेंट साहब के लिए कोटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि कोटा अचीव करना होता है। द विनिंग कैंडिडेट हैज टू सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स टू बी क्लियर्ड इलेक्टेड। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, क्योंकि एक ही प्रेसिडेंट है, इसलिए 50% ऑफ वैलिड वोट्स को बोला जाता है कोटा। ऑब्वियसली ये एक अलग ही मेथड है, अनलाइक जिस तरह से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है। तो तुम समझ रहे हो कि हम इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, बट वो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आमतौर पर जब तुम लोकसभा या विधानसभा का चुनाव करते हो तो तुम क्या करते हो? एक को चुनते हो और ऑटोमेटिकली बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। मेरी बात समझना है, तुमने जिसके आगे बटन दबा दिया वो चुन लिया गया, बाकी सब 0 हो गए, उस तुम्हारे नजर में उसके वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं। यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। तुम ना रैंकिंग देते हो, तुम प्रेफरेंस देते हो, तुम बोलते हो मेरी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस अलग है। तो मैं किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पहली चॉइस दूसरी चॉइस ऐसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उनको रैंकिंग कर रहा हूं। बट जो हारता चले जाता है उसका वोट उसके पास चले जाता है जिसको सेकेंड लेवल ऑफ रैंकिंग मिली है। तो सपोज तुमने 3 कैंडिडेट्स में है और एक कैंडिडेट को सबसे कम पहली चॉइस मिली है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके वोट्स उन कैंडिडेट जो बचे हुए कैंडिडेट्स है उनको ट्रांसफर हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन के किसको ज्यादा रैंकिंग मिली है। इस तरह से इसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑन यूट्यूब। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट प्लस क्लासेस में और स्पेशल क्लासेस में मैं चाहे तो तुम्हारे लिए रख लूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी नाइस। तो अगर तुम यहां पे देखोगे तो ये पिछली बार का वोट्स का एक्चुअल सोल्यूशन है, एक्चुअली रीजन, मतलब जिस तरह से आया था। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टोटल मेंबर्स कितने निकाले, वैल्यू ऑफ ईच वोट, हर एक के 700 आए। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इतने, टोटल इलेक्टर्स का वैल्यू एमएलए और एमपी को यहां निकाला। अब देखो यहां पर क्या है, टोटल वैल्यू आई है 10,86,431, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर वैल्यू अलग अलग आती जा रही है, हर स्टेट की वैल्यू अलग अलग आती जा रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हर वोट की वैल्यू 700 आती जा रही है। तो तुम नोटिस करो ये काफी हद तक मैथमेटिकल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यहां आप नन ऑफ द अबव नहीं बोल सकते, यहां नोटा नहीं बोल सकते। अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी हमें तो कोई भी नहीं चूज करना। अगर तो तुम वोट करने आ गए हो तो तुम्हें अपना कोई भी कैंडिडेट चूज करना पड़ेगा, उसको रैंकिंग देनी पड़ेगी, वरना इट विल बी एन इनवैलिड वोट। सो नोटा नाम की कोई चीज है ही नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ना याद रखना विप लगता है, ना यहां पर नोटा लगता है।
ना यहां पर किसी को बताना पड़ता है, ना एंटी डिफेक्शन लॉ पड़ता है, ये सीक्रेट बैलेट है। दिस इज हाउ यू स्टडी अ सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की भी क्लास नहीं हुई होगी और मैंने तुमको इतना इजीली ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। इसको कहते हैं प्रोफेशनल वे ऑफ टीचिंग। मैं चाहता हूं और मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इन वीडियोस को पार्टिसिपेट करें, राइट। और मैं फिर ये चाहूंगा कि तुम सीरियस होकर अपनी एग्जाम की तैयारी करो, वरना इस एग्जाम में फेल होने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। हम आपके साथ हैं लास्ट मोमेंट तक, हम एट अनअकैडमी आपका साथ देंगे। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE और ज्वाइन करो। प्लीज याद रखना, ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ गए हैं और प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इंतजार की घड़ियां हो गई है खत्म। इसी टाइम पर पढ़ाई स्टार्ट करोगे, अगले साल तुम्हारे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।